हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द 7th क्लास ऑफ इंग्लिश ऑनर्स फॉर बीए पार्ट 1। तो इस वीडियो में हम लोग वर्नर्स लॉ और ग्रीम्स लॉ इन दोनों को साथ में ही कवर करने वाले हैं। तो एक बैकग्राउंड के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन, चाहे आप मुंगेर यूनिवर्सिटी में हो या फिर TMBU में, एक कंपलसरी एंड 110% है कि ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी तक 6 क्लासेस को कवर किया है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 3 को कवर किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में इसके 2 वीडियोज़ हैं, 2 इसके एंड 2 इसके। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन वर्नर्स लॉ या फिर ग्रीम्स लॉ का एक्सप्लेनेशन आ सकता है। एंड अगर आप TMBU के स्टूडेंट हो तो या तो ये 3rd नंबर या तो ये 5th नंबर पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये 14 मार्क्स आप लोगों को अच्छे से कवर हो जाएगा अगर आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हो। तो ग्रीम्स लॉ को दिया था जेकब ग्रीम ने, एंड जैसा कि हम लोग को पता है कि किसी भी लॉ में या एक्सप्लेनेशन में कुछ खामियां हो सकती है, तो इनमें भी कुछ खामियां थी। तो इसका जो एक्सेप्शन था वो बताया था वर्नर ने, कार्ल वर्नर ने, जिनके नाम पे वर्नर्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं। तो जो इनमें जो ड्रॉबैक था तो उससे एक्सप्लेन किया था कार्ल वर्नर ने, इसलिए हम लोग वर्नर्स लॉ को ग्रीम्स लॉ का एक्सेप्शन भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को वर्नर्स लॉ पे आता है तो भी आप लोगों को ग्रीम्स लॉ को एक्सप्लेन करना है, और अगर बस ग्रीम्स लॉ पे आता है तो भी आप लोगों को वर्नर्स लॉ को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये दोनों साइड बाय साइड एक साथ चलते हैं। क्योंकि एक बैकग्राउंड है ग्रीम्स लॉ का, एंड ग्रीम्स लॉ आया उसके बाद ही वर्नर्स लॉ ने एक्सप्लेनेशन दिया कि इसमें क्या खामियां है। तो आप लोगों को दोनों को अच्छे से ध्यान देना है। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले 1882 में जर्मन फिलोसोफिस्ट जेकब ग्रिम ने अपने एक फ्रेंड रेसमस रेक्स जो थे, इनके कहने पे एंड इनके सजेशन पे एक एक्सप्लेनेशन फॉर्मुलेट किया कि कैसे इंडो यूरोपियन के कुछ कॉन्सोनेंट्स जब वो जर्मन, संस्कृत, ग्रीक या लैटिन में चेंज होते हैं तो उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि किसी भी लैंग्वेज या फिर संस्कृत हम लोग कह ले, इससे कुछ वर्ड हिंदी में आते हैं तो वो हिंदी के वर्ड बदल जाते हैं। तो वैसे ही इंडो यूरोपियन के कुछ कॉन्सोनेंट्स जब जर्मन में चेंज होते हैं, जर्मनिक लैंग्वेज में, तो क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, क्या रूल है उसका, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को ग्रिम्स लॉ बताऊं कि कॉन्सोनेंट्स कैसे चेंज होते हैं, मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स बताना चाहता हूं। प्लॉसिव्स या फिर स्टॉप साउंड जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये क्या होता है। तो स्टॉप साउंड या प्लॉसिव्स होता है कि स्टॉप नाम से देख सकते हो, स्टॉप एंड रिलीज। जब हम लोग किसी भी लेटर को बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब, प, ट, तो ये आप लोग देख रहे होगे, ब आप लोग बोल के ट्राई करोगे तो लिप आपका क्लोज होगा, बिना लिप को क्लोज किए आप लोग नहीं बोल सकते हो। एक बार स्टॉप होगा ब, फिर आप उसे लिप को अपना ओपन करोगे, एक बार स्टॉप करोगे फिर रिलीज करोगे, तब आप लोग ब बोल पाओगे। बिना लिप के ये आप लोग नहीं बोल सकते, ब, प, ट। तो ये आपका हो गया स्टॉप साउंड या फिर प्लॉसिव साउंड्स। अब इसी में एक खास है कि वॉइस्ड प्लॉसिव्स क्या होता है। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, मैं आप लोगों को ये बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ कि ग्रिम्स लॉ क्या होता है। तो वॉइस्ड प्लॉसिव्स जो है वो होता है कि ऐसा साउंड जिसमें कि वाइब्रेशन हो। फॉर एग्जांपल ब, आप लोग ब को बोलो तो आप लोग के गले में एक वाइब्रेशन होगा, आप लोग हाथ रख के गले पे ये फील कर सकते हो, आप लोग ट्राई कर सकते हो ब। और सबसे अच्छा एग्जांपल होगा Z, ये जो जेड है इसे हम लोग जी प्रोनाउंस करते हैं। तो जी जब बोलते हैं तो देखिए कितना वाइब्रेशन होता है। तो वैसे ही वॉइसलेस प्लोसिव्स होते हैं जिनमें कि वाइब्रेशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग स बोल रहे हैं तो वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, प, तो ऐसे वर्ड्स को वॉइसलेस प्लोसिव्स बोलते हैं। अब एक और आप लोगों को देखना है एस्पिरेटेड प्लोसिव्स क्या होता है। एस्पिरेटेड प्लोसिव्स,
तो एस्पिरेटेड प्लॉसिव्स में कोई भी ह साउंड जब आता है तो हम लोग उससे बोलते हैं एस्पिरेटेड प्लॉसिव। फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पे प्लॉसिव एक है ब, तो इसमें एच लगा दिए भ, तो ये हो गया एस्पिरेटेड प्लॉसिव्स। प, इसमें एच लगा दिए फ, हो गया ये हो गया एस्पिरेटेड प्लॉसिव्स। यानी कि ऐसे प्लॉसिव्स जिसमें कि ह का साउंड, ह का उच्चारण आ जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं एस्पिरेटेड प्लॉसिव्स। तो ग्रीम्स लॉ जो है वो क्या बोलता है कि इंडो यूरोपियन के, आप लोगों को देखिए मैंने यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों को बस ये देखना है एंड ऐसे एग्जाम में लिखना है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं यहाँ पे प्लॉसिव्स वगैरह का यूज करने लगूँ तो एग्ज़ाम में भी आप लोग ऐसे लिख सकते हो, एक साइड इंडो यूरोपियन एक साइड जर्मैनिक। एंड सबसे पहले जो एस्पिरेटेड प्लॉसिव्स हैं भ, ढ, घ, तो ये जब इंडो यूरोपियन में थे तो ये भ, ढ एंड घ थे, एंड जर्मैनिक में जब ये चेंज होते हैं तो ये बन जाते हैं ब, ड, ग, यानी कि ह हट जाता है। एंड जब ये जर्मैनिक वाला इंडो यूरोपियन में जब हम लोग इसे देखते हैं ब, ड, ग को, तो ये चेंज हो जाता है हमारा प, ट, क में। एंड जब हम लोग इसे देखते हैं कि इंडो यूरोपियन में प, ट, क था, तो ये चेंज हो जाता है हमारा फ, ठ यानी कि ठीठा एंड ह में। तो ये था हमारा ग्रीम्स लॉ। अब ये आप लोग को देखो कितना सिंपल है, भ, ढ, ग, बी एच डी एच जी एच चेंजेस टू बी डी जी, बी डी जी चेंजेस टू पी टी के। यानी इस साइड में जो रहेगा आप लोग को बस ये याद रख लेना है, बी एच डी एच जी एच चेंज टू बी डी जी एंड बी डी जी चेंज टू पी टी के एंड पी टी के चेंज टू फ, ठ एंड ह। तो मैं जो आप लोग को बोल रहा था कि आप लोग कंफ्यूज जाओगे वो ये है कि आप लोग एग्जामिनेशन में ऐसे भी लिख सकते हो, बट अगर आप लोग को ज़्यादा इसे डीप में जाना है तो ये जो है हमारा ये है एस्पिरेटेड प्लॉसिव्स। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था एस्पिरेटेड कि ह साउंड है तो एस्पिरेटेड प्लॉसिव्स होगा। तो एग्जाम में आप लोग लिख सकते हो इंडो यूरोपियन एस्पिरेटेड प्लॉसिव्स बी एच डी एच जी एच चेंजेस टू जर्मैनिक, ये है आपका वॉइस्ड प्लॉसिव्स। क्यों वॉइस्ड है? क्योंकि ये जो स्टॉप साउंड है, प्लॉसिव्स मतलब स्टॉप साउंड, एंड ये जो हम लोग बोलते हैं तो इसमें वाइब्रेशन होता है ब, ड, ग, तो ये जो वाइब्रेशन हो रहा है गले में, तो इसलिए इसे हम लोग वॉइस्ड प्लॉसिव्स बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें ब, ड, ग, तो ये फिर से हमारा इंडो यूरोपियन का वॉइस्ड प्लॉसिव्स आ जाएगा यहाँ पे, वॉइस्ड, क्योंकि ये इंडो यूरोपियन से यहाँ पे चेंज होता है तो प्लॉसिव्स। अब ये चेंज होता है प, ट, क में, तो प, ट, क में हम लोग जब बोलते हैं तो कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता है, तो ये वॉइसलेस प्लॉसिव्स। अब ये वॉइसलेस प्लॉसिव्स, यहाँ पे वॉइसलेस प्लॉसिव्स सेम ही है, ये चेंज होता है हमारा, ये जो फ, ठ एंड है ह है, इसे हम लोग फ्रिकेटिव्स बोलते हैं, तो वॉइसलेस फ्रिकेटिव्स। तो अभी मैं आप लोगों को फ्रिकेटिव्स किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, फिलहाल के लिए आप लोग बस इसे याद रख सकते हो। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग इसे लिखो ही ना, या तो लिखो तो इसे आप लोग सेंटेंस में लिखो। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो बताना है 1882 में जेकब ग्रीम ने कैसे रेसमस रेस्ट का सजेशन फॉलो करते हुए ये लॉ फॉर्मुलेट किया। उसके बाद आप लोग को लिखना है अकॉर्डिंग टू हिम। तो 3 लॉ है यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट आप लोग को मैं ये एग्जांपल दे देता हूँ। तो यहाँ पे लिखना है इंडो यूरोपियन एस्पिरेटेड प्लॉसिव्स कौन सा, बी एच डी एच एंड जी एच changes to Germanic, जी बड़ा होगा, Germanic voiced plosives, voiced, आज बहुत मिस्टेक हो रहा है मेरे से, plosives बी डी जी। तो ये एक लॉ हो गया। एंड उसके बाद
आप लोग को सेकेंड एंड थर्ड लॉ को लिखना है, यानी कि सेंटेंस में लिखना है। उसके बाद फिर आप लोग को इसी फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। अब ये जो BH DH GH ये चेंज हुआ ब ड ग में, तो ये कैसे, मतलब इसका कुछ एग्जाम्पल आप लोग को देना होगा। तो एग्जाम्पल अच्छा होगा कि अगर आप लोग एग्जाम्पल को इस साइड में यहाँ पे इसके साथ साथ ही एक्सप्लेन करो तो अच्छा होगा, बट यहाँ पे क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप लोग इसे देख लो, भ ढ ग ये चेंज हो रहा है, भ ढ घ ये चेंज होता है हमारा BD G में। तो ये कैसे चेंज होता है, तो ये आपका इंडो यूरोपियन है, ये आपका जर्मैनिक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जब इंडो यूरोपियन में भ्राता 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 का मतलब भाई होता है, और ये जर्मैनिक में आके ब्रदर होता है, तो यहाँ पे BH चेंज हो गया हमारा B में। वैसे ही मधु जो कि जर्मैनिक में आके मीड बनता है, तो यहाँ पे ढ जो है ये चेंज हो गया D में। तो आप लोग देख सकते हो ये रूल को फॉलो कर रहा है। वैसे ही वेग ये चेंज हो जाता है जर्मैनिक में वेग, GH चेंज हो गया हमारा सॉरी G में। वैसे ही यहाँ पे BDG चेंज होता है हमारा PTK में। एग्जाम्पल देखते हैं, लैबिया, तो ये इंडो यूरोपियन है और ये जर्मैनिक है। तो लाबिया जब इंडो यूरोपियन में था तो ये चेंज हो गया जर्मैनिक के लिप में, यानी कि B जो है वो P में चेंज हो गया। अब दंत, जो हम लोगों को पता है दंत दांत को बोलते हैं, ये जब जर्मैनिक में तीथ बना तो D जो था वो देखिए चेंज हो रहा है हमारा T में। वैसे ही सजायो ये चेंज हुआ हमारा सीक में जर्मैनिक में, तो यहाँ पे G जो है वो K में चेंज हुआ। उसी तरह से इंडो यूरोपियन का यहाँ पे जर्मैनिक, इंडो यूरोपियन का PTK ये चेंज हुआ है F ठ ह में। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। जो इंडो यूरोपियन का जो पिता था, यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं इंडो यूरोपियन, आई मतलब इंडो यूरोपियन, यहाँ पे जर्मनिक, ये एग्जाम्पल है आप लोगों का। आज मेरी हैंडराइटिंग को क्या हो गया मुझे खुद नहीं पता। तो पिता चेंज हुआ है फादर में, तो यहाँ पे देखिए P फॉर्म में चेंज हो रहा है। एंड देन इंडो यूरोपियन का अगर एक वर्ड देखें हम लोग ट्री, तो ये चेंज होता है 3 में। तो यहाँ पे T जो है यानी कि ट चेंज हो गया है ठ में। अब सेंटम, ये आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये कहीं पे भी वर्नर्स लॉ या फिर ग्रीम्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए सेंटम का यूज जरूर होता है। तो इंडो यूरोपियन में सेंटम का मतलब होता था 100, सेंट मतलब 100, तो ये जर्मैनिक में आया 100 बन गया। तो यहाँ पे जो ये सेंटम है C, जिसे हम लोग क भी प्रोनाउंस करते हैं, तो फॉर एग्जांपल COAL, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कोल, सोल तो नहीं बोलते हैं, कोल बोलते हैं, तो क का प्रोनाउंसिएशन होता है। तो वैसे ही जो क का प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो गया यहाँ पे ह में। अब सारी फसाद की जड़ तो यहीं से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो सेंटम में क तो चेंज हो रहा है ह में, लेकिन यहाँ पे टी को भी तो ठ में चेंज होना चाहिए। ये टी जो यहाँ पे है, लेकिन ये टी तो आपका डी में चेंज हो रहा है। तो यही था इसमें सबसे बड़ी खामी इसमें यही थी। तो ग्रीम्स लॉ क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए, तो कुछ चेंजेस जो कि उनके लॉ के अनुसार हुई ही नहीं। फॉर एग्जांपल एक मैंने सेंटम का बताया। अब यहाँ पे देखो पिता, जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था तो बोला था कि फादर, ओल्ड इंग्लिश है ये, इसलिए मैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, FATHER फादर मुझे पता है होती है, बट ये ओल्ड इंग्लिश में फादर ऐसे ही लिखाता है। तो इसमें T जो है हमारा, सबसे पहले तो P जो है ये देखिए ये फॉर्म में चेंज हो रहा है ना, तो P तो
फॉर्म में चेंज हो गया, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, बट यहाँ पे टी जो है वो डी बन गया, जबकि टी को क्या बनना चाहिए था, TH बनना चाहिए था। तो P तो F में चेंज हो गया, यानी कि प तो फॉर्म में चेंज हो गया, बट टी जिससे कि थ में चेंज होना चाहिए था वो चेंज हो रहा है यहाँ पे टी डी में। तो ये इस एग्जाम्पल को भी आप लोग देख सकते हो। एंड एक तो एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बताया है इस सेंटम का, कैसे सेंटम में जो है क तो ह में चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो ट है वो ठ में चेंज होने के बदले ड में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आते हैं पिक्चर में हमारा कार्ल वर्नर। तो वर्नर्स लॉ, तो जो ग्रीम्स लॉ का एक्सप्लेनेशन था वो दिया था हमारा कार्ल वर्नर ने। तो इसीलिए वर्नर्स लॉ इज ऑल्सो नोन एज द एक्सेप्शन ऑफ ग्रीम्स लॉ, आप लोगों को याद रखना है। अब कार्ल वर्नर ने क्या कहा कि जब स्ट्रेस्ड पोजीशन में होता है कोई भी कॉन्सोनेंट, तो वो वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि ग्रीम्स ने कहा था, लेकिन जब अनस्ट्रेस्ड पोजीशन में आता है तो आप लोग को देखिए यहाँ पे कि सब चीज़ में ये जो इसे अगर हम लोग छोड़ दें प ट क को, तो जो भी सेंटम की एग्जांपल देख लें या तो पिता का एग्जांपल देख लें, तो जो भी प्रॉब्लम है यही प्रॉब्लम है, क्योंकि इनमें तो कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं देखने को मिला ऐसा। इनमें तो सब कुछ अच्छे से आप लोग समझ गए, बट जो भी प्रॉब्लम था इसी में प्रॉब्लम था। इसीलिए वर्नर्स लॉ ने कहा कि ये जो है हमारा अनस्ट्रेस्ड पोजीशन में जब होता है पी टी के यानी कि प ट क, तो ये जैसा कि इन्होंने कहा था कि फ ठ एंड ह चेंज हो जाएगा, तो वर्नर्स लॉ ने कहा कि नहीं, ये जो है अनस्ट्रेस्ड पोजीशन में ये फ ठ एंड ह बनने के बदले ये ब ड एंड ग बनेगा। और सॉरी, मैंने कैमरा पे ध्यान ही नहीं दिया। तो वर्नर्स लॉ हमें कहता है कि जो प ट एंड क है ये स्ट्रेस्ड पोजीशन में तो वैसे ही चेंज होगा जैसा कि ग्रीम्स लॉ ने बताया है कि फ ठ एंड ह में चेंज हो जाएगा, बट अनस्ट्रेस्ड पोजीशन में ये प ट क फ ठ एंड ह होने के बदले ये हमारा ब ड एंड ग में चेंज हो जाएगा। तो वर्नर्स लॉ को आप लोग सीधे सीधे ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो, प ट क इट चेंज टू ब ड ग। इधर पे आप लोग लिख सकते हो वॉइस्ड, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो नॉन वॉइस्ड। अब वर्नर्स लॉ के बारे में आप लोग एक चीज़ और जान सकते हो कि वर्नर्स लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस शिफ्ट लॉ। तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया ग्रीम्स लॉ सबसे पहले, एंड देन एक्सप्लेन किया वर्नर्स लॉ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, एंड सॉरी फॉर सम मिस्टेक्स। मैंने यहाँ पे बहुत सारा कुछ इस वीडियो में खास करके सारी गलती जो भी होनी थी इसी वीडियो में मेरे ख्याल से होनी थी, तो वो हो गई। बट अगर आप लोग को ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें या फिर कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग लिटरेचर मैजिक प्लस ज्वाइन कर सकते हो, 3-4 मेंबर्स उससे जुड़े भी हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसका नोट्स भी अवेलेबल होगा, एंड कोई डाउट हो तो वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।